अगर आप किसी शराबी व्यक्ति के पास बैठते हो और उससे कहने लगते हो कि ये शराब क्यों पिया करते हो, तो उसके बाद वो आपको तरह तरह के इसके गुण बता देगा कि इसमें ये गुण है, शरीर अच्छा रहता है, दर्द दुखन नहीं होता, और ढेर सारी ऐसी बातें बता देगा कि एक बार तो सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि शराब अच्छी चीज़ है। लेकिन उन्हें इन नुकसानों के बारे में नहीं पता जितने नुकसान शराब कर दिया करती है। तो आज की कहानी में एक ऐसी ही सीख आपको देखने को मिलेगी जिसकी वजह से, यानी कि शराब पीने की वजह से एक पूरा के पूरा परिवार किस तरह से बर्बाद हो जाता है। और स्टार्टिंग में तो वो ऐसे ही सोचता है कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, लेकिन बाद में जो होता है उसके बारे में जब लोग जानते हैं तो लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। क्या थी कहानी, क्या था किस्सा, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक चौकी लगती है जिसका नाम है कोटार चौकी। कोटार चौकी के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर बुजुर्ग दादाजी हैं, माता पिता हैं और 2 उनके बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम संजीव होता है और छोटे बेटे का नाम कृष्ण होता है। संजीव और कृष्णा दोनों भाई हैं और बड़े एक दूसरे से प्यार किया करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा भाई संजीव है वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन उसके बाद वह अपना काम धंधा किया करता है और उससे पैसे कमाया करता है। और पैसे कमाने के बाद अपने छोटे भाई से कहा करता है कि भाई ऐसा कर, तू अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई कर ताकि तू और भी अच्छी तरह से कोई काम कर सके और अपने पैसा कमाकर परिवार को सहारा दे सके। तो यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच में बड़ा ही गहरा प्यार था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। उसके बाद 2023 में बड़े भाई संजीव की शादी हो जाती है एक सोना नाम की लड़की से। सोना से उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो सोना है वो दुल्हन बनकर घर के अंदर आ जाती है। वह घर में रहने लगती है और यहाँ पर अच्छी तरह से परिवार की देखभाल करने लगती है। इधर यहाँ पर इन दोनों के जो पिताजी हैं वह खेती किसानी किया करते हैं और खेती किसानी करके घर के खाने लायक का अनाज तो आ ही जाया करता है और बाकी जो पैसे बचा करते हैं उन पैसों की पूर्ति यहाँ पर बड़ा बेटा संजीव कर दिया करता है और छोटे भाई को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा रहा था। दोनों भाइयों में ज़्यादा एज का डिफरेंट नहीं था, लगभग बराबर के ही थे, 1-2 साल का फर्क था। उसके बाद यहाँ पर जब बड़े भाई की शादी हो जाती है और छोटा भाई कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करता है, तो शादी तो उसकी हो ही गई थी बड़े भाई की। और उसके बाद वह एक शाम अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। वो लोग पार्टी कर रहे थे और वहाँ पर उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे शराब के ढेर सारे गुण बताने लगते हैं। और इसके बाद जो संजीव होता है वह भी उनकी इस बात को मान लेता है और बियर पी लेता है। अब बियर पीने के बाद जब अपने घर आता है तो उसे उससे नशा हो जाता है और ये नशा उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसके बाद अब वह रोज़ के रोज़ शाम के समय बियर या शराब पीकर घर आया करता और जब इस बारे में उसकी पत्नी सोना को पता चलती है तो वह उसे समझाने लगती है। कहती कि देखो जी ऐसा मत करो, ये बहुत ही गलत है, शराब बहुत बेकार चीज़ है। लेकिन यहाँ पर पति जो होता है वो सभी बातों को सुन तो लेता है, लेकिन एक भी बात पर अमल करने की कोशिश नहीं करता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर उसकी जो शराब की लत है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। यानी कि पहले तो वो केवल रात के समय में शराब पीकर आया करता था, लेकिन अब तो सुबह जब घर से निकलता है तो तभी शराब पी लेता है और दिन भर शराब के नशे में धुत रहा करता है। हालांकि वो पैसे तो घर दिया करता है, लेकिन जितने पहले घर पैसे दिया करता था उतने पैसे नहीं दे पाता है। तभी एक दिन अचानक से यहाँ पर जब शाम के समय उसका पति यानी कि सोना का जो पति होता है संजीव, वह शराब पीकर घर आता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो सोना होती है उसे समझाने लगती है। लेकिन जब पति किसी भी बात को समझने के मूड में नहीं होता है तो वह इस बारे में अपने सास ससुर से कहने लगती है, यहाँ तक कि अपने छोटे देवर से भी इस बात की शिकायत करती है। अब सभी लोग भी उसे समझा चुके थे और समझाने के बाद भी कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो लोग इस बात को करते ही क्या। लेकिन यहाँ पर जो छोटा देवर संजीव होता है वो कहता है कि भाभी आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, मैं सबको देख लूंगा। भैया शराब पीते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो भी जरूरत हो उस बात को मुझे बता देना। अब इस बात को यहाँ पर जो छोटा देवर कृष्णा होता है उसने कह दिया था और जो भाभी होती है वह इस बात को सुनकर कहती है कि ठीक है तो कोई बात नहीं, देखते हैं जो होगा। ऐसा कहकर वो फिलहाल तो चली जाती है। लेकिन दूसरे दिन फिर से उसका पति शराब पी कर आता है और जैसे वो शराब पी कर आता है तो उसके बाद जो भाभी होती है वह अपने देवर के कमरे में चली जाती है और कहने लगती है कि देखो ना तुम्हारा भैया फिर से शराब पी कर आया है। अब उसके बाद जो देवर होता है वो कहता है कि फिर क्या हो गया, मैंने आपसे कहा तो था ना कि मैं हूं ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो भाभी होती है वो कहने लगती है कि देखो मार्केट का सामान तुम ला दोगे मुझे, या कोई घर से बाहर का काम है उस काम को तुम कर दोगे, लेकिन शारीरिक जरूरत भी हुआ करती
होती हैं उन सभी को कौन पूरा करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो देवर है वो मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर दोनों की आंखों में वो सारी बातें हो जाती हैं और आज ही के दिन यहाँ पर जो भाभी सोना होती है वह अपने देवर के कमरे में ही सो जाती है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, मर्यादित तौर से भी और कानूनन रूप से भी, क्योंकि वो देवर था और वो भाभी थी और लोग कहा करते हैं कि देवर भाभी का रिश्ता ऐसा ही हुआ करता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि देवर भाभी का हमारे समाज में ऐसा रिश्ता नहीं हुआ करता। देवर भाभी का असली रिश्ता माँ बेटी का सा होता है, लेकिन लोगों को ना बुराई ज्यादा अच्छी लगा करती है तो इसी वजह से बुराई को जल्दी पकड़ लिया करते हैं और किसी ने कह दिया कि देवर भाभी का रिश्ता ऐसे ही हुआ करता है तो उसी बात के पीछे लग गए। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के समान होता है। इसका बहुत अच्छा वर्णन रामायण के अंदर भी दिखाया गया है। जब सीता माता को रावण उठाकर ले गया था तो राम जी जब उसको ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे थे तो उसी दौरान सबसे पहले उनके कानों के कुंडल मिलते हैं, हाथों के कंगन मिलते हैं और ढेर सारे आभूषण मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता है, जबकि राम जी ने उन सबको पहचान लिया था। इसके बाद जब उनकी पायल मिलती है, यानी कि पैरों की जब पायल मिल जाती है तो राम जी अपने भाई से कहते हैं कि छोटे क्या देखिए तेरी भाभी का है। तो उसके बाद जो लक्ष्मण होता है वो एकदम से पहचान लेता है। तो उसके बाद राम जी पूछने लगते हैं कि ये बताओ, इतने सारे आभूषण मैंने तुम्हें दिखाए लेकिन इनमें से किसी को भी देखकर तुमने नहीं पहचाना और पायलों को देखकर कैसे पहचान लिया। तो लक्ष्मण जी बड़ा ही अच्छा जवाब देते हैं, कहते कि भैया मैं तो उनके चरणों को ही देखा करता था और चरणों में पायल ही पहनी जाती है तो इसी वजह से चरणों का ही मुझे आभास है कि चरणों में क्या पहन रखा है और मैंने आपको बता दिया। तो यहां से भी एक बहुत बड़ी मर्यादा की सीख मिलती है, जो सीख लेना चाहते हैं वो यहां से भी ले सकते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, जो कुछ भी है जो लोग सोचते हैं उस पर हम अंकुश तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक सच्चाई को समाज के सामने रख सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर उन लोगों के बीच में वो मर्यादाएं सारी के सारी लांघ जाते हैं और इसके बाद अब ये सिलसिला रोज रोज का होने लगता है। यहाँ पर जब भी कभी उसका पति शराब पीकर आया करता तो जो सोना होती है वह अपने पति के कमरे को छोड़कर अपने देवर के कमरे में चली जाती और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। बीतते बीतते समय आ जाता है 29 नवंबर 2025 का। 29 नवंबर 2025 की सुबह जैसी होती है तो सुबह सुबह यहाँ पर उस घर के अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज आने लगती है। अब इन आवाज़ों को सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर थे वो एकदम से उस घर के अंदर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या हुआ, किस वजह से ये लोग चिल्ला रहे हैं। और जैसे ही वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उस घर का जो बड़ा बेटा है वह अपने कमरे के अंदर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और उसी को देखकर ये पूरा परिवार फूट फूट कर रो रहा है। दरवाजे को छेनी हथौड़े से खोद कर निकाला गया था और इसके बाद जब वो लोग पूछते कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो यहाँ पर उस परिवार के लोग उन्हें एक कहानी बताते हैं। कहते हैं कि रात के समय ये आया था शराब पीकर और इसने 3000 रुपए अपनी माँ को भी दिए थे। 3000 रुपए देने के बाद ये कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी पत्नी है सोना, वह इसके लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना खाने के लिए पुकारने लगती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता है। तो सभी लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, शराब पीकर आराम से सो गया होगा और इसी वजह से कोई भी उससे कुछ नहीं कहता है। लेकिन आज सुबह सुबह जैसे हम लोग फिर से दरवाजा खटखटाते हैं तो ये फिर भी दरवाजा नहीं खोलता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो इस घर के जो बुजुर्ग दादाजी होते हैं, यानी कि उसके पिता के जो पिता थे, वह जिनकी उम्र अभी 75 साल थी, वे छेनी हथौड़ा लेकर आते हैं और उस दरवाजे को खोद खोद कर अलग से निकाल देते हैं। लेकिन जैसे दरवाजा खुलता है तो सामने का नजारा देखकर वो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो गाँव वाले होते हैं वो आ गए। ये पूरी की पूरी कहानी जब इन लोगों के सामने जाती है तो लोग सोचने लगते हैं कि शायद हो सकता है शराब के नशे में अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया हो। और उसके बाद कुछ तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसका अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन कुछ लोग कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, बात कुछ और ही हो और इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज हो। तो इसी वजह से वो लोग पुलिस को बुलाने की राय देते हैं और परिवार वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, पुलिस को बुला लो। इसके बाद पुलिस वालों को बुलाया जाता है, पुलिस वहां पर आती है और आने के बाद संजीव के शव को अपनी हिरासत में लेती है और उसे पीएम के लिए भेज देती है। पुलिस वाले इस बात की जांच पड़ताल करते हैं, यानी कि पूछताछ करते हैं। वो लोग पूरी कहानी पुलिस वालों को भी इस तरह से बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये तो बहुत ही गलत हो गया, पूरा परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ था। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की राह देखते हैं और उसके बाद आप लोगों को आगे की बात बताएंगे कि आगे क्या हुआ था, क्या सच में ऐसा है या कोई और एंगल है। पोस्टमार्टम होने के बाद सबको तो परिवार वालों को दे दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है और उसके बाद 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो यहां पर पुलिस वाले भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ ये जाहिर हो रहा था कि इस तरह से ये इस दुनिया को छोड़कर नहीं गया है,
इसको पहले इस दुनिया से विदा किया गया है और उसके बाद ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। यह बात सुनते ही यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लेकिन अभी घर के अंदर शोक का माहौल था और गांव का मामला था, तो वो अचानक से इस तरह से परिवार के ऊपर हाथ भी नहीं डाल सकते, तो इसीलिए अब वह इस बात की तहकीकात करने लगते हैं। यहाँ पर पुलिस अपने खबरियों को भी एक्टिवेट करती है और साथ में इस चीज पर इनाम भी रखती है कि जो खबरी इस परिवार के बारे में कोई ऐसी बात लाकर देगा जिससे केस सॉल्व होता हुआ दिखाई दे, तो उसको इसका इनाम भी दिया जाएगा 10,000 रुपए। तो यहाँ पर जो खबरी होते हैं वो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उस परिवार के बारे में एक ऐसी खबर निकाल कर लाते हैं जिस खबर को सुनने के बाद पुलिस वालों के एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर एक खबरी ने आकर पुलिस वालों को बताया था कि यहाँ पर जो इस परिवार का छोटा बेटा है उसके अपनी भाभी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है, तो शायद हो सकता है इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ हो। यहाँ पर पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं तो उसके बाद एकदम से जाकर यहाँ पर इस परिवार के छोटे बेटे और घर की बहू दोनों को उठा लेते हैं और उठाने के बाद इन दोनों को अलग अलग कमरों में ले जाया जाता है। अब जो यहाँ पर कृष्ण होता है उसके पास जाकर पुलिस वाले कहने लगते हैं, देखो भाई, तुम्हारी भाभी सोना ने तो सब कुछ बता दिया है और अगर तुम भी सब कुछ सच सच बता दो तो उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम तुम्हें सजा हो, लेकिन अगर तुमने सच सच सब कुछ नहीं बताया तो उसके बाद फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वह एकदम से घबरा जाता है और घबराहट में पूरी की पूरी हकीकत बयां कर देता है, जबकि यहाँ पर उसकी भाभी सोना ने कुछ भी नहीं बताया था, वो तो उसी कहानी को रट रही थी। इसके बाद यहाँ पर जब पुलिस वाले उससे पूछते तो वह बताता है कि साहब, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब कुछ मेरे हाथों से ही हो गया। यानी कि यहाँ पर एक कबूल लेता है कि उसके भाई को उसी ने इस दुनिया से विदा किया है। पुलिस वाले पूछने लगते कि भाई वो तेरा भाई था, और जिस तरह से गांव में हमने तहकीकात की है तो लोग बता रहे थे कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार किया करता था, तुम्हें पढ़ने के लिए खुद से पैसे दिया करता था और कहा करता था कि तू ना अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर और पढ़ाई लिखाई करके ज्यादा पैसे कमाना, क्योंकि मैं तो पढ़ाई लिखाई बिना रह गया हूं। तो उसके बाद यहाँ पर छोटे भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पूरी कहानी बयां करने लगता है। कहता है कि साहब, मेरा भाई अचानक से शराब पीने लगा और उसके बाद से वह भाभी के कामों को नहीं किया करता था और भाभी की कुछ इच्छाएं भी थी, और इसी वजह से एक दिन जब भाभी मेरे पास आती है तो वहां पर हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है। हमारा बीच में ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ खुश था, कैसी भी परेशानी नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से एक दिन क्या होता है कि मेरा जो भाई होता है वह रात के समय उस कमरे के अंदर तो चला जाता है, लेकिन रात में जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एकदम से मेरे कमरे में आ जाता है और हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद मेरा भाई मुझसे झगड़ा करने लगता है और बहुत ज्यादा खरी खोटी मुझे सुनाता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो बात माता पिता की वजह से शांत हो गई थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में लालच जागने लगता है और मैं सोचता हूं कि हम दोनों भाई हैं, भाई को भी बच्चा भी नहीं हुआ है और भाभी तो मुझसे प्यार किया ही करती है, तो क्यों ना मैं अपने भाई को रास्ते से हटा देता हूं, क्योंकि जमीन भी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी जमीन है वो मुझ पर आ जाएगी तो बहुत ही अच्छी तरह से जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो इसी वजह से और साथ में भाई को ये सब कुछ पता चल गया था और मैं अपनी भाभी को हासिल करना चाहता था। तो इन सभी चीजों की वजह से मैं अपने भाई को इस दुनिया से विदा कर देता हूं और विदा करने के बाद अपने परिवार के सामने रोने लगता हूं, पीटने लगता हूं, कहता हूं कि मुझसे गलती हो गई और इसी वजह से कैसे भी करके अब मुझे पुलिस से बचा लो, क्योंकि पुलिस को ये बात पता चल गई तो मैं जेल में चला जाऊंगा और बहुत ही गलत हो जाएगा। इसके बाद परिवार पहले तो उसे खरी खोटी सुनाता है, लेकिन उसके बाद इसका साथ देने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बेटा इस दुनिया से जा चुका है और अगर दूसरा जेल में चला गया तो परिवार किसके सहारे अपने जीवन को व्यतीत करेगा। पूरा परिवार इस बात को छुपाने के लिए ये सब कुछ करता है और ये पूरी कहानी अड़ोसी पड़ोसियों को भी सुनाता है और साथ में पुलिस वालों को भी सुनाता है। यहां पर उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उनके सामने पूरा केस खुल गया था और उसके बाद पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो परिवार वाले हैं वो तो जमानत पर बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी तक जो लड़का है कृष्णा, परिवार का छोटा बेटा, वो जेल के अंदर ही है और हो सकता है शायद वो बाहर भी ना आ सके, क्योंकि उसने अपराध ही ऐसा किया है। तो दोस्तों, ये थी शराब से हानि होने की एक बहुत ही सीख देने वाली कहानी, क्योंकि यहाँ पर ये शराब नहीं पीता बड़ा भाई, तो उसके बाद इस परिवार के अंदर शायद ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता जो कुछ हुआ है। ना तो छोटे भाई को लालच आता और छोटा भाई अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता, ना कि घर की उस प्रॉपर्टी पर ध्यान देता जिस प्रॉपर्टी की वजह से उसने अपने भाई को इस दुनिया से विदा कर दिया। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो उस पूरे परिवार
परिवार के बारे में, इन लोगों के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जिनका कमेंट हमारी वीडियोस पर मिलता है और उनके कमेंट को देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग हमें मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो आता है, हमारे बहुत पुराने भाई हैं जो कि हमें काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और हमारी हर वीडियो पर अपना प्यार दिया करते हैं। उनका नाम है सलाउद्दीन खान जी। सलाउद्दीन खान जी पिछले 1 साल से लगातार हमारी वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को भी देखते हैं और बड़े भाई की वीडियोस को भी देखते हैं। तो सलाउद्दीन खान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है छगनदास जी का। छगनदास जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम आता है अर्चना मिश्रा जी का। अर्चना मिश्रा जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम वही पहले से ही जो समाधान पाटिल जी हैं, वो भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ऐसे अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो समाधान पाटिल जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम आता है मोहम्मद निजामुद्दीन। मोहम्मद निजामुद्दीन जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।